नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि सामाजिक अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बेस्ड पे, और आपको पता है कि अब यूपी में भी जो सारी किताबें हैं सब एनसीईआरटी की चलने वाली हैं, या इस बार शायद मुझे जहाँ तक याद है जो किताबें बटी हैं, वितरित हो रही हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर नहीं है तो आने वाले समय में सब जगह एनसीईआरटी चलेगा। तो हमें पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही पढ़ना है। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं, भारत में आयोजित होती है, और उसमें सामाजिक अध्ययन है, तो सब में आपको एक ही चीज़ मिलता है, वो है इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सारी चीज़ें, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं, मौर्य काल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो चलेगा आपका, मतलब भारत के पहले साम्राज्य से लेके हम भारत को गुलाम होते देखेंगे, फिर भारत को आज़ाद करते हुए देखेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पहला लेके चलेंगे भारत का प्रथम साम्राज्य। भारत का प्रथम साम्राज्य क्या है? साम्राज्य। तो आज हम सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे और इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे। भारत का प्रथम साम्राज्य, ठीक है, तो ये कौन था? भारत का प्रथम साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये कौन था? ठीक है भैया, भारत में मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, ये सारी चीज़ें हुई। फिर अंग्रेज आक्रमण किए, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जहाँ पे ये चल रहा था। ठीक है, तो हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और पूरा सीक्वेंस में चलेंगे, सीरीज से चलेंगे, तो जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो भारत का प्रथम साम्राज्य की हम बात करें तो ये होगा आपका मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब हुआ क्या था? ये साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य कहा क्यों जाता है? मौर्य साम्राज्य जो है भारत का प्रथम साम्राज्य कहा क्यों जाता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से है उसको भी लेंगे, और थोड़ी जो मेरे पास एडिशनल जानकारी है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम उसके बारे में मूल तत्व भी जानेंगे। जैसे कोई नया स्टूडेंट है और वो मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं जानता है, तो वो जाने कि मौर्य साम्राज्य था क्यों, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की कड़ी में हम चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में जानेंगे, जिससे कि जो स्टार्टिंग है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके बाद हम अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, सबके बारे में जानेंगे। सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, राजपूत वंश के बारे में, सब कुछ जानेंगे डिटेल बेस्ड में, कट करके मतलब अभी बिल्कुल इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल इतिहास पढ़ाऊंगा तो 4-5 घंटों की का लेक्चर होगा, कोई मतलब नहीं है। हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से और थोड़ा सा जनरल नॉलेज की दृष्टि से अनिवार्य होगा, उन्हीं को लेके चलेंगे। ये बातें मैंने 2-3 बार बता दी हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो एक कहानी है, वास्तविक कहानी, मतलब असली कहानी है। ठीक है, एक घनानंद राजा हुआ करते थे। घनानंद एक राजा हुआ करते थे और वो शासन करते थे। उनके दरबार में एक चाणक्य ब्राह्मण जो थे उनके दरबार में रहते थे, मंत्री थे, जो भी थे। ठीक है, तो कोई जो घनानंद थे एक तरह से तानाशाह शासक थे। ठीक है, जैसे आज के समय में किंग जोंग क्या है, किम जिंग पिंग हैं सब ना, ये सारे साउथ कोरिया वाले और चाइना वाले, उसी तरह से वो भी तानाशाह थे। किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी मन की करते थे। तो कुछ बात हुई और जो चाणक्य हैं इन्होंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं, ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए। तो उसने उनको डांटा, फटकारा, बेइज्जत किया, उनको अपमानित किया, और चाणक्य को क्या किया, अपने दरबार से भगा दिया। अब चाणक्य भी थे भैया ब्राह्मण जात के, विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, तक्षशिला के आचार्य रह चुके थे, वहाँ से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी।
जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला। ठीक है, तो इनको भी ठेस पहुंची कि अरे भाई, मैं इसके भले के लिए कह रहा था, ये जो घनानंद है इसके भले के लिए मैं कह रहा था, इस साम्राज्य की भलाई के लिए मैं कह रहा था कि ऐसा काम करो। ठीक है, अब काम कौन था इसके लिए आपको डिटेल में इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि जो स्पेशल चीज़ें उन्हीं को मैं लूँगा एक समरी की तरह। तो घनानंद को वो चुनौती देते हैं कि मैं आऊँगा लौटकर और तुम्हें मतलब बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा, ऐसा वो प्रण करते हैं। और अपना सर क्योंकि वो गंजे रहते थे, उनके सर पे शिखा होती थी, जटा होती थी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये होती है चुन्नी कहते हैं उसको, तो उसको खोल देते हैं, बिना चप्पल के चल देते हैं, खड़ाऊँ अपना फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब प्रण करते हैं कि ऐसा जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं पहनूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपना मतलब भौकाल औकाल बनाए, घनानंद को डरवाए कि तुमको उड़ा दूंगा, एक कर दूंगा। घनानंद बोला चल निकल यहाँ से। घनानंद बोला चल 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 निकल, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। उसको तो भाई वो तो राजा था और उसके दरबार में उसके जैसे तमाम लोग उसकी सेवा करते थे, तो उसको क्या डर था कि ये चंद्रगुप्त ये जो चाणक्य है, ये ब्राह्मण पंडित क्या कर लेगा इसका। तो ये सारी घटनाएं घटी, तो चला गया। अब देखिए प्रथम साम्राज्य की जो बात की जा रही है कि भारत का प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को क्यों कहा जाता है, तो जो घनानंद था उस समय वो शासक था भारत का। तो भारत जो है, आज जो हम लोग भारत देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है, ये है, मतलब ये अपना जो इस समय वर्तमान में आप देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं, अटक से कटक तक का क्षेत्र, ये सब चीज़ें जो हैं, पहले अपना जो भारत था बहुत विशाल था। अफगानिस्तान तक भारत था, पाकिस्तान तो अभी 1947 में अलग हुआ, बांग्लादेश, इधर जितने भी आसपास के छोटे मोटे देश हैं सब भारत के ही भूभाग हुआ करते थे, मतलब भारत से ही जुड़े हुए होते थे। लेकिन हुआ क्या करता था कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और वो राज्यों के राजा जो थे आपस में संघर्षशील थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, मतलब एकता नहीं थी, ना कोई एक साम्राज्य था। सब जो जहाँ पर था वहाँ पे मस्त था, लूटो खाओ पियो ऐश करो, ये वाला सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, कोई कानून नियम कानून कुछ नहीं था, जो राजा बन गया वही बिल्कुल राजा, जो कह दिया वही होगा, ये सारी चीज़ें चल रही। तो घनानंद को क्या दिक्कत थी, घनानंद अपना सिस्टम चला रहा था, उसको चाणक्य से लगा कि चाणक्य जैसा आलतू फालतू आदमी उसका क्या उखाड़ लेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचा था। अब देखिए चाणक्य जो थे, ये जो चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य महोदय जो थे, चाणक्य, ठीक है, देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो इस पार्ट को देख रहे हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं, वो तो आराम से देख ही रहे हैं, उनको पता ही क्या चल रहा है क्रम से। अगर आप नए हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पे मिलेगा NCERT सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मतलब NCERT करके सामाजिक अध्ययन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप उसमें खोलेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्रमवार सीरीज से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चाणक्य जो है इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं जो मैं आपको आगे चलकर जब भी पढ़ाई चलती रहेगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम चंद्रगुप्त के बारे में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चाणक्य जो थे ये निकल दिए अपनी खोज में। तो चाणक्य जो था अब घनानंद को बर्बाद करने के लिए ढूंढ ही रहा था कि कोई एक मुझे मिल जाए जिससे मैं घनानंद को परास्त कर सकूं। तो भाई घनानंद उस समय एक विशाल राजा था, शक्तिशाली शासक था, उसको हराना इतना आसान नहीं था। तो चंद्रगुप्त ये चाणक्य महोदय अपना जा रहे थे आचार्य, तो वहाँ पर उन्होंने एक बालक को देखा, वहाँ पे
एक खेल खेल रहा था जिस खेल का नाम था राजकीलन। ठीक है, राजकीलन नामक एक खेल खेल रहा था। इसका मतलब होता था, मतलब नहीं बच्चे घर पे खेलते हैं, जैसे मान लीजिए शक्तिमान का आप सीरियल देख रहे हैं, तो जब सीरियल ख़त्म हो जाता है मुकेश खन्ना वाला, तो फिर क्या शक्तिमान शक शक शक्तिमान शक्तिमान च्यों च्यों करते रहते हैं ना। बचपन में आपने भी किया होगा। आज के बच्चे तो कुछ और ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, डब्लू बबलू गबरू ये सब देख रहे हैं ना। हमारे समय में तो शक्तिमान ही था। ठीक है, तो हम लोग शक्तिमान खेलते थे, कमराज किलमिश खेलते थे, अंधेरा कायम हो जाए, ये सारी चीज़ें हम खेलते थे। तो उसी तरह भाई चंद्रगुप्त जब छोटा था तो उस समय राजवाड़ों का समय था, तो उसने देखा कि किस प्रकार से राजा करते हैं, तो वो राजा बना हुआ था और सबको आदेश कर रहा था, तुम ये करो सेनापति, तुम ये करो मंत्री, तुम ये बताओ। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने देखा और उन्हें लगा कि इसके अंदर कुछ गुण है राजाओं का, जो भविष्य में जाकर, भाई ज्ञानी तो वो थे ही, ज्योतिष के विद्वान थे, जो भी था विद्वान व्यक्ति थे। तो कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को उनके माता पिता से खरीद लिया, कहीं पर मिलता है कि उनको दान में ले लिया, या कहीं पे कुछ नहीं दिया रहता कि उसको अपने साथ लेके चले गए। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको विस्तार से जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे वहाँ पे प्राप्त होंगी। तो ये चंद्रगुप्त को लेके चल देते हैं और चंद्रगुप्त को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे चंद्रगुप्त बड़ा हो, मतलब ज्ञानवान होके शक्तिशाली होता है और सेना बनाते हैं। और एक बार घनानंद पर आक्रमण करते हैं और ये पराजित होकर वापस आ जाते हैं। डायरेक्ट एक घनानंद के किले पर आक्रमण कर देते हैं और पराजित होकर वापस आ जाते हैं। तो चाणक्य इसी तरह बैठे थे और चंद्रगुप्त आता है, कहता है कि आचार्य, हम लोग इतनी ताकत के साथ वहाँ पे हमला किया और चाणक्य के चंद्रगुप्त की बातों को सुन रहे थे कि हमला किए और घनानंद को हम परास्त नहीं कर पाए। तो चाणक्य भी काफ़ी चिंतित थे, गहन ध्यान मुद्रा में थे कि हाँ ये तो बात सत्य है कि हमने प्रयास तो किया लेकिन उसको हरा नहीं पाए। फिर जो चाणक्य हैं उनके दिमाग में आता है कि जो राज्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो चाणक्य के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो ये साम्राज्य है, ठीक है, ये जो घनानंद का हम समझ लेते हैं ये साम्राज्य है, ठीक है, ये घनानंद, ठीक है, मान लीजिए ये घनानंद है, ठीक है, घनानंद, इस जी से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। चाणक्य के मन में विचार आया कि ये घनानंद, हम इसको यहाँ से सीधा इसके यहाँ हमला किए तो हम युद्ध हार क्यों गए। ये चीज़ उसके दिमाग को खटक रही थी। तो उसको ध्यान में आया कि यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राज्य है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझ लिए छोटे छोटे राज्य हैं और जो राज्य हैं इसको मदद कर रहे थे, ठीक है, किसको, घनानंद को मदद कर रहे थे। मतलब उसने घनानंद के शक्तिशाली होने का राज जानने की कोशिश किया। भाई कोई जैसे एक उंगली है, ये शक्तिशाली अकेले नहीं हो सकती, लेकिन 5 उंगलियां मिल जाएंगी तो ये पूरा एक मुट्ठी बन जाता है। तो उसी तरह चाणक्य के दिमाग में आया कि ये जो छोटे छोटे राज इसकी मदद कर रहे हैं ना, तो भैया चंद्रगुप्त चलो पहले इनको मारा जाए, मतलब इनको समाप्त किया जाए, फिर इनको ऐसे ऐसे करते हुए प्लान तैयार किया। और जब ऐसे समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा कमज़ोर। अब देखिए इतनों को समाप्त किया, बचे 3 राज। तो जब इतने लोग समाप्त हो गए तो ये लोग डर के मारे आएंगे ही नहीं। तो अब बचा कौन, घनानंद। दिमाग देखिए, बहुत खतरनाक आदमी थे चाणक्य भाई। आज भी भारत सरकार के गृह मंत्री को, अमित शाह को चाणक्य के नाम से संबोधित किया जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं। क्योंकि जब भाजपा के पास कोई नहीं था तो अमित शाह जब आए और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने दिमाग लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना देते हैं। लेकिन उनका ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये जीत जाएं, बंगाल में हारे, दिल्ली में हारे,
भाई उनसे बड़ा चाणक्य अपना केजरीवाला हो गया ना, केजरीवाल हो गया, ठीक है। तो कहावतें हैं, लेकिन चाणक्य की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये जो अकेला हो गया, अब चंद्रगुप्त क्या किया, अब यहाँ पे हमला किया और घनानंद को मार डाला। क्या किया, घनानंद को मार डाला। और यहीं से उदय होता है, मतलब यहीं से स्थापना होती है किसकी, मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग थी तो इसलिए उस कहानी को बताना बहुत ज़रूरी था। जो पढ़े हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है इतिहास को जानने की, तो उनके लिए इतना डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमने बहुत शार्ट में बताया है डिटेल। इसको पुस्तकों में आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा, जिसमें आपको विस्तार पूर्वक मिलेगा कि कितने बार आक्रमण किया, किस प्रकार से घनानंद ने चाणक्य के साथ क्रूरता की, अपमानित किया। ये जब पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके अंदर बौद्धिक क्षमताएं विकसित होंगी कि किसी भी जघन्य परिस्थितियों में पीछे, मतलब एक कदम पीछे हटिए और फिर दोबारा 4 कदम आगे जाइए। चाणक्य क्या करता है, घनानंद के दरबार से हटता है और कुछ समय बाद उसी दरबार को एक नया राजा दे देता है, ठीक है। तो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अगर हम सत्सन की बात करें, ठीक है, तो यह जो था, इसकी स्थापना की बात करें तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक यह आपका चल रहा था, ठीक है। तो ये 322 ईसा पूर्व में इसकी लगभग स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो किसकी सहायता से बना था, आचार्य चाणक्य की सहायता से यह बना था। तो इसके प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 300, स्थापना की हम बात करें तो 322 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। और डाटा को लेके, ये जो डाटा 322 ईसा पूर्व, इसको लेकर अगर किसी साथी को मतभेद है तो तमाम पुस्तकों में अलग अलग डाटाएं दी हैं। फिलहाल जो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT बेस्ड वो बुक है, और प्रचलित उसके आपके लेखक हैं, राइटर हैं। आपको राइटर अगर जानना है तो मैं राइटर भी बता सकता हूँ। सिंह कौशिक की ये पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जिससे पढ़कर मैं एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है। सिंह कौशिक की ये पुस्तक है। और भी ढेर सारी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन स्पेशली जो मुझे अच्छी बुक लगी, सिंह कौशिक की पुस्तक लगी, जो NCERT बेस्ड है, ठीक है, NCERT बेस्ड है। तो आइए, तो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 ईसा पूर्व में। अब मौर्य काल कब से कब तक चला था, तो ये 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से अगर हम बात करें तो ये 322 ईसा पूर्व से 298, ठीक है। अगर मौर्य राजवंश की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से ये अपना चला था। 137 वर्ष तक भारत में इन्होंने राज किया था, ठीक है। तो चलिए आइए अब थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था, ठीक है। चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था। तो हम जब बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त की माता का नाम जो था मूरा था, जो हमारे लिए फैक्ट होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य CGM से इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मूरा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था, मूरा था। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, मूरा था। इसी से इस वंश को मौर्य वंश कहा गया। मूरा से ही आपका क्या नाम निकला, मूरा के नाम पर ही इसे मौर्य वंश कहा गया। क्या कहा गया, मौर्य वंश कहा गया, ठीक है। तो ये रहा आपका
अब आगे क्या हमें पढ़ना है इसको हम जान लेते हैं। तो लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ फैला। ठीक है, अब यह साम्राज्य कहाँ पर था? तो यह पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू होता था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी ये क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र क्या है? आपका यही है, आरा हिले छपरा हिले, पटना। क्या है? पाटलिपुत्र ही क्या है? आपका पटना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पटना जो है ना, पटना नाम जो है आपका बिहार वाला पटना। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा यहीं से चुनाव लड़ते थे, पटना से, तो ये आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का पटना शहर है। ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ इनके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हमें जानना है तो ये स्रोत क्या हो सकते हैं, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी पटना थी या पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में पटना और उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। स्रोत की बात करें तो चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी। चाणक्य की पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक जो है, ठीक है, इस चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखा था। चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था और इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन संबंधी जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा गया था। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और इसमें इसे राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके राजनीतिक चीज़ों के बारे में बताया गया है और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर क्वालिटी नहीं होती तो चाणक्य उनको भारत का साम्राज्य नहीं बनाते। अब इसको भारत का साम्राज्य क्यों कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? भारत के छोटे बड़े जो राज्य थे उनको एक किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जिससे भारत का ये पहला स्वतंत्र साम्राज्य के नाम से आप जान सकते हैं। इसीलिए इसको भारत का पहला साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्य मतलब एक राज्य होता है, कई राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य होता है। जैसे एक सम्राट, एक राजा होता है, एक सम्राट होता है। एक सम्राट मतलब होता है कई राजाओं का राजा, सम्राट। ठीक है, राजा अधिराज, बहुत सारी पदवियाँ होती थी। तो वो सब धीरे धीरे हम लोग जानेंगे जब विस्तार में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि विदेशी विवरण में भी प्राप्त होता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस था और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, इसमें भी आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपका मिलता है। और भी कुछ पुस्तकें हैं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जैन ग्रंथ है भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। ठीक है, भद्रबाहु थे, उनकी पुस्तक थी कल्पसूत्र। भद्रबाहु की पुस्तक थी कल्पसूत्र। और ये क्या था? जैन धर्म से रिलेटेड थे ना, जैन ही थे। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड थे। एक और था जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक थी, वो उनका नाम था हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, पूछता है भाई साहब, ये जो पुस्तकें मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये पूछता है, 2-2 3-3 नंबर आते हैं इनसे। ठीक है, हेमचंद्र का ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। एक बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश है, महावंश टीका आदि में हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। चाणक्य की एक पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र में जानकारी मिलती है। और आपका हेमचंद के परिशिष्ट पर्व में प्राप्त होती है। कुछ विदेशी भी थे जिन्होंने किसी ने सैंड्रोकोटस कहा, किसी ने कुछ कहा, तो आइए उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। और हम अंतिम दौर में चले हैं और यहीं से फिर कल हम चंद्रगुप्त के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे और शासन प्रणाली यहीं से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो 2-4 मिनट और हम आपका लेंगे, इसी के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। ठीक है, किसने कहा? चलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा ना। सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है। तो इसको किसने क्या कहा, तो ये देखते हैं। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा, स्ट्रेबो और जस्टिन ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा। और एक विदेशी विद्वान थे, एरियन और प्लूटार्क, ठीक है, एरियन और प्लूटार्क, ठीक है, प्लूटार्क, इन्होंने इसे एंड्रोकोटस के नाम से बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के मौर्य के नाम से जाना था। ठीक है, विलियम जोन्स जो थे इन्होंने पहचान किया कि सैंड्रोकोटस ही क्या है। जो विदेशी पुस्तकें हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, तो उसी में इसको विलियम जोन्स ने पहचाना किया जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जान लीजिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी प्रकार से चलता रहा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक और सेलुकस निकेटर, जो सेलुकस था यूनानी शासक था, उसके बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया था। और इसी के बाद सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के जितने भी क्षेत्र थे सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और ऐसे ही चलता रहा। फिर उसका जो राजदूत मेगस्थनीस था उसने अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने लिखी, मेगस्थनीज ने लिखी। और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पत्नी का नाम हेलेना था। जो सेलुकस की पुत्री थी उसका नाम हेलेना था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपका। अब आइए अंतिम दौर में चलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो तमिल ग्रंथ थे अहनानूर और मुरनानूर, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर में इसके राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है। जो बड़ा सा राज्य इसने बनाया था उसके विस्तार के बारे में बताया गया। और इसके जो जात थी चंद्रगुप्त मौर्य की, इसको लेकर काफ़ी मतभेद था। ब्राह्मण जो साहित्य थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो लोग इसे शूद्र कुल का बताते हैं और बौद्ध और जैन धर्म के लोग इसे क्षत्रिय कुल का बताते हैं। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसने अपना सिंहासन को छोड़कर भद्रबाहु, एक इसके गुरु थे, जैन मुनि थे, उनके साथ चले जाते हैं और श्रवण बेलगोला में सलेखना द्वारा उपवास करके, सलेखना विधि का मतलब होता है उपवास करते बिना खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना, ये सारी चीज़ें करते हुए इसने अपने आप को समाप्त कर लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के टॉपिक में। जय हिंद, नमस्कार।